अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है रिगार्डिंग कोविड-19 जिससे पाकिस्तान इस वक्त डील कर रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त इस सारे मामले से डील कर रही है। हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर या हर दूसरे दिन की बुनियाद पर कहीं पर वफाकी वज़रा इस हवाले से अपने बयानात दे रहे होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब काफ़ी वोकल हैं और बड़ा फ्रीक्वेंटली वो भी इस सारे मामले पर अपनी जो राय है उससे कौम को आगाह करते रहते हैं, चाहे वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू हो या अपनी कैबिनेट मेंबर्स के साथ बैठकर अदरवाइज़ आवाम तक अपना मैसेज पहुंचाना हो। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं। कल असद उमर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो फिगर्स आए या जो चीज़ें कही गई इस क्राइसिस सिचुएशन में वो बड़े अलार्मिंग थे, जहाँ पर 10 लाख इदारे बंद होने की बात, 7 करोड़ अफराद के गुर्बत का शिकार होने की बात, तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों के बेरोज़गार होने की बात, ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसका जिक्र किया जा रहा है। फिर इमरान खान साहब खुद बड़ा वाज़ेह तौर पर यह बात बार बार फरमाते हैं और कहते आए हैं कि एक तरफ तो लॉकडाउन की सिचुएशन है, दूसरी जानिब जो बेरोज़गारी है या जो बहुत सारे लोग हैं जिनका रोज़गार ख़त्म होना है उसकी उन्हें बहुत फ़िक्र है इस सारे मामले पर। लिहाजा अब जो 9 मई की डेडलाइन थी उसके बाद इस सारे मामले में नरमी का जिक्र किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नरमी की तरफ जाएंगे और मरहलावार जो कारोबार है उसको खोलने की बात है, दुकानों को खोलने की बात है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो शरह अमवात है वो उतनी ज़्यादा नहीं है या इस रीजन में उतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू यूरोप या अगर अमेरिका की बात की जाए। सारे मामले में जहाँ पर एक तरफ हुकूमत दर्द भी रखती है, एहसास प्रोग्राम भी है, कारोबार खोलने की बात भी है, केसेस भी बढ़ रहे हैं, अमवात की शरह में भी इजाफा हो रहा है, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना भी है और ये सारी चीज़ें कहा जाए कि अगर जो क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए, जो एक हमने किस तरह से आगे बढ़ना है या हमने किस तरह से सारे मामले को डील करना है, वो हमें ना वफाकी सतह पर नज़र आई ना सूबाई सतह पर नज़र आई। और उसकी जो ट्रू डिपिक्शन है वो आज जो कोरोना खुद नोटिस है उसमें वफाक और सूबों को जो यकसा पॉलिसी बनाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान दे रही है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान कि जो आज समाअत हुई उसके अगर रिमार्क्स आप देखें, जो बातें कही गई वो बहुत वेरी करती हैं, बहुत डिफरेंट हैं। वो क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर हैं, वो वफाक को लेकर हैं, वो सूबों को लेकर हैं। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो पॉलिसीज़ वफाक और सूबे बना रहे हैं आया वो आवाम से दुश्मनी में है या आवाम के मफाद में है। फिर किस तरह से टेस्टिंग हो रही है, फिर जिस तरह से रमज़ान मुबारक में मसाजिद में जो SOPs जारी की गई हैं, तो गोया कि हर चीज़ में हम देखें तो मोर और लेस सुप्रीम कोर्ट की समाअत में आज उसका तस्करा है। उन रिमार्क्स में कहीं ना कहीं उन तमाम तर चीज़ों को टच किया गया है और फिर यहाँ पर वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं कि सूबे और वफाक यकसा पॉलिसी बनाएं। 1 हफ्ते की मोहलत दे रही है सुप्रीम कोर्ट। सवाल ये पैदा होता है कि सूबे और वफाक किस तरह से 1 हफ्ते के अंदर एक पॉलिसी बनाएं, जबकि हमें कोई केमिस्ट्री नज़र नहीं आ रही, हमें ना वफाक अपनी सतह पर वाज़ेह नज़र आ रहा है ना सूबे नज़र आ रहे हैं। फिर सियासत हो रही है। फिर सिंध में बिलावल साहब कल फरमा रहे हैं कि वो तमाम तक क्रेडिट वो खुद लेते हैं, वो इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनने की बात कर रहे हैं, कंटेनर से उतरने की बात कर रहे हैं। तो इस एक बहुत बड़े पेंडेमिक में, एक बहुत ऐसी सिचुएशन में जो एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, वी स्टैंड एज अ नेशन, एज अ कंट्री इन द मिडल ऑफ नोवेयर। हमें ना कोई क़यादत नज़र आ रही है, ना कोई मकसद नज़र आ रहा है, ना कोई हमें स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम ज़रा तफसील से सारे मामले पर निगाह डालें, इस पर बात करें। इट्स अबाउट टाइम कि हमने किस तरह से सारी सिचुएशन पर आगे बढ़ना है और किस तरह से इन तमाम मामलात को चलाना है। मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें तफसील से। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ करा चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। इफ्तिखार शिराजी साहब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं, ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और तारिक पीरज़ादा साहब सीनियर तजियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। गुफ्तगू का आगाज़ ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे करूँगा। कैसे देखते हैं सर, इस वक्त आप खुद कराची में हैं, एक तरफ सिंध बहुत सारी चीज़ों का क्रेडिट ले रहा है, दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं अमल पैरा नहीं है। कराची शहर की मिसाल ले लें तो बहुत तेज़ी से वहाँ पर यह वायरस फैल रहा है। बाकी सिंध के दूर अफ्तादा इलाकों का तो मामला एक तरफ है। वेयर डू वी स्टैंड एज अ नेशन एट दिस मोमेंट इन अ क्राइसिस सिचुएशन? सवाल यह है कि हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? देखें, बात यह है कि अरसलान इस वक्त डिसजॉइंटेड एफर्ट लगती है। फेडरल गवर्नमेंट अपना एक सिस्टम चला रहे हैं, प्रोविंसेस अपनी हैं। आई थिंक दे हैव टू बी ऑन वन ग्रिड। सबसे पहले ये बात है। उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट शुड हैव इवॉल्व्ड एन SOP
और जो फिर वो प्रोविंसेस को भेज देते और कहते हैं कि अपनी कंडीशन इन्वायरमेंट्स को देखते हुए आप उसको इम्प्लीमेंट करें। यू कांट फोर्स अ प्रोविंसेस कि आप ऐसे करें, बट एक मेक अ स्टैंडर्ड SOP। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने टेस्टिंग को स्लो क्यों रखा है। बट आई फील कि ये टेस्टिंग का पर्पज़ ये है कि ज़्यादा कोरोना वायरसेस ना निकलें, अलार्मिंग सिचुएशन ना हो, और उसके साथ साथ जो है हम फिर इसको ऐसा स्लो स्मार्ट लॉकडाउन और फिर ऐसा इसको खोलते जाएँ। जितना आप कोरोना का टेस्ट करेंगे उतना ही हमें सही पिक्चर पता चलेगी और वो लोगों को आप टेस्ट कर सकते हैं। जितना टाइम लगाएंगे वो उतना और एपिडेमिक को जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं और दूसरों को लग रही है। तो अगर आपकी 10 से 15 हज़ार डेली की कैपेसिटी है, इस देयर एनी रीज़न कि हम 2-3 हज़ार रोज़ के पंजाब गवर्नमेंट भी, सिंध गवर्नमेंट भी हम लोग टेस्ट करें, व्हाट इज़ द रीज़न? somebody has to come and say कि every day कि हमारी कैपेसिटी कितनी है प्रोविंस वाइज, एंड देन उसके बाद हमने कितने टेस्ट कर रहे हैं, कितने उसमें से क्लियर। लेट्स से अगर 10,000 डेली करते हैं और 2 दिन के बाद रिजल्ट आता है, वी शुड से कि 10,000 में से 9,000 वर क्लियर्ड एंड ओनली 1,000 वर नेगेटिव। तो आप कोई तरीका तो निकाले ना। उसके बाद व्हाट पॉलिसी वी हैव। आप कहते हैं कभी ये दुकान खोल दे, कभी वो दुकान खोल दे, मेक अ पॉलिसी। अगर एक कराची के अंदर एक सर्टन एरिया इज़ मोर डेंजरस तो वहाँ आप सख्ती करें, बट देन बाकियों को तरीके से आप देखेंगे आपने क्या करना है। लाइकवाइज पंजाब के अंदर भी इसी तरह लग रहा है। पंजाब में सब कुछ ओपन कर दिया हुआ है, ईद के लिए भी खुला हुआ है, सिंध में लॉकडाउन हुआ हुआ है, बाकी जगहों पे और है। तो ये बड़ी सख्त लोगों में बेचैनी डाल रही है। और फिर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वर्ल्ड में डिफरेंट आ रही हैं। अमेरिका की थ्योरी आ रही है कि पता नथिंग इज हैपनिंग, उधर के इसको ओवर ब्लो किया जा रहा है, देयर सम मोटिव बिहाइंड इट, वो बात की जा रही है। तो एक उसके बाद ये हर एक स्टेटमेंट आके देने के बजाय व्हेन यू हैव अ स्पोक्स पर्सन्स ऑफ प्रोविंस एंड फेडरल, दे हैव टू कम एंड ब्रीफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जैसे एमरजेंसी में होता है। बिकॉज नाउ यू फाइटिंग ऑल दिस केस इशूज एज ए नेशन। आप एज ए नेशन लड़ेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा। लाइक हमने 27 फरवरी को इंसिडेंट हुआ था, DGI पर यूज टू कम ओनली, आर्मी का कोई और ना एयरफोर्स का, नेवी का कोई नहीं आता था। दैट्स हाउ यू हैव टू मेक अ वेरी क्लियर पॉलिसी। क्या चीज़ें आप कौन से प्रोविंस को दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, फिर आप कहते हैं हमने ये चीज़ें दी हैं, कैश नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। मेक अ पॉलिसी। अगर आप पंजाब को कैश दे रहे हैं देन गिव अ कैश टू सिंध, अगर आप KPK को कैश दे रहे हैं देन गिव इट टू बलोचिस्तान। तो हमें इन चीज़ों में करने की ज़रूरत है। दिस रिक्वायर्स सेंट्रल कंट्रोल फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट, और प्रोविंसेस को पॉलिसी दें and let the government and the team captain of provinces, they have to then manage all the issues। बिल्कुल सही ब्रिगेड साहब, पॉइंट वेल टेकन। ये होना तो अमली तौर पे इसी तरह से चाहिए, एक आवाज आनी चाहिए, और वो चाहे सूबों से हो तो एक कोई नुमाइंदगी हो, विफाक से हो तो एक हो, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। मैं इफ्तिखार शाहिद साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप मुझसे सीनियर सहाफ़ी हैं, ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऐसी क्राइसिस सिचुएशन मेरा नहीं ख्याल है कि हमारी ज़िंदगी में हमने पहले देखी हो कि ऐसी कोई बुरानी कैफियत या ऐसा एक कोई क्राइसिस आया हो। इस सारे में चाहे हम विफाक की सतह पर बात करें या सूबों की सतह पर बात करें, इस वक्त आप अगर एनालाइज करें बतौर सहाफ़ी, आप क्या देखते हैं, कहाँ खड़ी नज़र आती हैं हमें सूबाई हुकूमतें, क्या विजन रखती हैं, किस तरह से? यकीनन अगर ये सिचुएशन हमारे लिए नई है तो हमारे हमसाया ममालिक या पूरी दुनिया के लिए भी नई है, लेकिन हम किसी सूरत वाज़े नहीं हैं, एक आवाज़ नहीं है हमारी, एक ज़ुबान नहीं है हमारी, एक ज़ुबान नहीं है हम सारे मामले पर, एक सोच या एक अप्रोच नहीं रखते। ये सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा है या आप भी ऐसे ही देखते हैं? ख्याल में अरसलान, वी आर ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, और ये कंफ्यूजन जो है वो हमारी बदकिस्मती के साथ हुकूमत की जानिब से फैलाई जा रही है। गोया के दो तरह के बयानी इस वक्त मरकज में लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल रही है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि मर्ज और बढ़ेगा, मरीजों की तादाद और ज़्यादा होगी और इसका स्प्रेड और ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इस लॉकडाउन को हम ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, अगरचे जो इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है वो भी आपके सामने कितना इफेक्टिव है। तो मेरा ख्याल में ये चीज़ें देखने वाली हैं कि हुकूमत करना क्या चाहती है। जो ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की है कि आप पहले अपने थॉट्स के अंदर एक क्लैरिटी लेके आएं कि आप चाहते क्या हैं। यकीनी तौर पे इस तरह की मुश्किलात पूरी दुनिया के लिए हैं, और पड़ोस में हिंदुस्तान की एग्जांपल अगर हम ले लें तो वो कितनी प्रॉस्परस कंट्री तो नहीं है कि वहां पे लोगों के माशी हालात इस कदर बेहतर हैं कि वहां पे कोई भूख अफलास का इशू नहीं है।
ये मामला वहां पे भी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहां पे डिसीजन बड़े स्विफ्ट हो रहे हैं और उनके ऊपर कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही है। और जब देखा जाता है सिचुएशन को, उसके अकॉर्डिंगली अगला डिसीजन भी बड़ा वेल थॉट डिसीजन होता है और वो टाइमली लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल देखने को क्या मिल रही है कि सूबे और मरकज आपस में लड़ रहे हैं। आप सिंध को ब्लेम कर रहे हैं, सिंध मरकज को ब्लेम कर रहे हैं। फिर अगर आप स्टेटिस्टिक्स के ऊपर नजर डालें तो हालत यह है कि आप खुद कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपकी हुकूमत है, जहां पे इस वक्त अरसलान डेथ रेट 5.75 है, गोया के पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। और कहा यह जाता है कि वहां पे जो बैरून मुल्क से बिल्कुल गल्फ कंट्री से लोग आए, 60,000 की तादाद में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है कि जो कैरियर है जो लेके आए इस वायरस को। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे सूबे के अंदर अगर आपने टेस्टिंग एबिलिटी को अभी तक नहीं बढ़ाया और वो सिर्फ 1500 पर डे है, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप ये चाह रहे हैं कि ये वायरस बड़ी तेजी के साथ वहां पे स्प्रेड हो और फिर जिसने मरना है वो मर जाए, जो बचेगा वो बचेगा। तो अगर आपकी ये पॉलिसी चल रही है और इसी तरह पंजाब के अंदर देखा जाए, एक मरहले पे आपने कुछ टेस्ट किए, फिर आपने स्लो डाउन कर दिए, उनकी तादाद आपने कम कर दी। शायद वजह ये आपको लग रही है कि आप चाहते हैं कि जो वहां का फिगर है वो सिंध से कहीं पीछे रहे और हम सिंध को ब्लेम करें कि अगरचे वहां पे कहा यह जा रहा है कि मैयर्स बड़े लिए जा रहे हैं, लेकिन देखें वहां पे तो कोरोना फैल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इस पेंडेमिक को सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ी मुश्किल सूरत हाल है और इस सूरत हाल के अंदर हमें बड़े खास डिसीजन लेने चाहिए। पहले मरहले पे आपने एहसास प्रोग्राम के जरिए लोगों को पैसे बांटना शुरू किए, हुआ क्या कि आपने लोगों की लाइनें लगवा दी, वहां पे एक खतरा पैदा हो गया कि कोरोना फैलेगा। अब आपने नादरा सेंटर्स खोल दिए, आज हशर देखा है आपने? जी 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 सर, वो बड़े बड़े अजीब मनाजिर हैं और देखकर वहां पे जमे गफीर लगा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे सुन लिया जाए और एक वेल थॉट डिसीजन हो कि अगले एक महीने में कम से कम 1 जून तक अपने करना है क्या, तो कोई बेहतर डिसीजन लेने पड़ेंगे हमें। राइटली सेट जी। तारिक पिरजाद साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जो अब लॉकडाउन में नरमी की तरफ जा रहा है। यूरोपीय ममालिक की बात करें तो वहां पर भी ये बात की जा रही है कि नाउ इट इज गेटिंग इम्पॉसिबल, अब आपको नरमी की तरफ बढ़ना है। तो ये तो एक तरफ हम कह लें कि अगर मैशत का पहिया चलाना है, कारोबार चलाना है, आम आदमी का ख्याल करना है, ये हुकूमत की अप्रोच ठीक है, लेकिन या हम उसी अप्रोच पर चल रहे हैं जो इस वक्त आलमी दुनिया में अप्रोच अपनाई जा रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेकर अप्रोच होनी चाहिए, जो दीगर मामलात को लेकर होनी चाहिए, वो हमारी नहीं रही। इस चीज़ में हम ज़रूर उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज हमने नहीं किया। और फिर जिस तरह से लैक ऑफ अवेयरनेस, जितनी भी अवेयरनेस फैलाई जाए और जो फैलाई जा रही है, उसके बावजूद जो कौम सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, उस पर अमल पैरा नहीं हो रही। कहने को आज भी 9 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन आप इस्लामाबाद जैसे जो कैपिटल है और एक पाकिस्तान का एक शहर है, आप यहाँ पर अगर सिर्फ ऑब्जर्व कर लें जो सूरत हाल है, तो अवाम ही फॉलो करने के लिए चीज़ों को तैयार नहीं है। कितना अलार्मिंग है हमारे लिए। हमने डेथ टोल भी बता रहे हैं मई में बढ़ेगा, फिर हम कह रहे हैं नरमी भी करेंगे, आम आदमी की भी हालत जार को हमने देखना है। किस तरफ खड़े हैं हम, तारिक पिरजाद साहब? देखिए अरसलान, जो बात है ना, ये जो नरमी का लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसका बड़ा गलत इस्तेमाल हो रहा है। नरमी का मतलब ये नहीं है कि आप जो एहतियाती तदाबीर हैं, जैसे मास्क का इस्तेमाल है, जैसे टेस्टिंग है और चीजें हैं, इनमें कोई हमने कमी करनी है। उनमें तो हमने ज्यादा से ज्यादा इकदाम उठाने हैं, इतना फैलाना है टेस्टिंग के मसले को मसलन, कि ताकि जो आने वाले दिनों में हजारों अरब रुपए हमें दसियों लाख लोगों के इलाज पर खर्च करने पड़े, तो इस वक्त हम उसको बढ़ाएं और आगे लेकर जाएं। तो नरमी का मतलब यह है कि कारोबार की मुकम्मल एहतियात के साथ इजाजत देना, ये नरमी का मतलब है। ये जो मसलन मैं आपको मिसाल दे देता हूं, जर्मनी में उन्होंने ये किया, बड़ी सख्त तदाबीर इख्तियार की और जर्मन काफी हद तक कामयाब हुए। और इंग्लैंड वगैरह के मुकाबले में जहां 28-28 हजार लोगों की लाशें गिर चुकी हैं, जर्मनी चंद हजार लोगों के साथ, जो कि बहुत बड़ी नुकसान है, और फिर भी बेहतर हुआ। लेकिन जो ही उन्होंने लोगों को बाहर आने की इजाजत दी, और नरमी की बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने पाबंदी लगा दी कि हर शख्स मास्क लेकर निकलेगा, घर से बाहर नहीं आ सकता, और बेशुमार पाबंदियां हैं। लेकिन चूंकि इंसानी रवैये इस तरह होते हैं, और ये वबा अपनी नौयत की मखसूस वबा है कि इसकी अलामात भी बहुत से लोगों में नहीं होती और बीमारी फैल सकती है। तो चुनांचे जो पाकिस्तान में आपने करना है वो ये करना है, और ये नुक्ते की बात है
कि आपने अब जो 200, 300, 400 अरब रुपए टेस्टिंग पे खर्च करने हैं वो आप खर्च कर लें, वरना जो आपकी रफ्तार है बीमारी की, जो फैलने की इस मुल्क में, चूंकि टेस्टिंग तो है कोई नहीं, तो आप देखें क्या है, अब हम 1000 और 1200 मरीज रोजाना का इजाफा हो रहा है। तो मई के महीने के अंदर ही आपके यहाँ जो अमरीकियों का जमा तफरीक करने का तरीक़ेकार है और वो बिल्कुल दुरुस्त है, आपके मजीद 30,000 लोग जो हैं कम से कम बीमार निकलेंगे बगैर किसी टेस्टिंग के। यही जो 5-6 हजार की टेस्टिंग हो रही है, इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा इतना। चौथे नतीजा क्या होगा कि जून के महीने में आके जब आपके यहाँ 1 लाख लोग कोरोना के शिकार होंगे, आपके पूरे जो सेहत का निजाम है वो इसको संभालने के काबिल नहीं होगा, माशी सूरत हाल दिगरगू है। तो मैं ये इस बात पर इसरार करूंगा, चाहे वो असद उमर हो, मैं गुफ्तगू सुनता हूँ असद उमर की, बड़ा सख्त मायूस हूँ, हुकूमत की बात नहीं कर रहा। मैं हैरान हूं कि आप इस तरह की गुफ्तगू टीवी पे बैठ के करते हैं। आपने तो बात एक करनी है जो डॉक्टर फाउची कहता है, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, इसके अलावा कोई लफ्ज नहीं है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो जो चंद सौ अरब खर्च करने से इस वक्त हम घबराएंगे, उसकी जगह हमें कर्ज भी लेकर हजारों अरब खर्च करने पड़ेंगे। तारिक पिरजादा साहब ये फरमाइएगा, असद उमर साहब की बात पे आप मायूस हैं, आपने कहा किस बात से मायूस हैं? जो वो रियलिटी बता रहे हैं, फिगर्स बता रहे हैं, वो नहीं बताएं या वो क्यों बता रहे हैं? ये फन्ने खान बनकर जो फिगर्स देने की कोशिश करते हैं वो भी सही तरह नहीं देते। ये सही वो है बात जो मैं कर रहा हूं आपसे। आपके अगर पहली जो तनासुब है 1000 लोगों के मरीज होने का रोजाना हो गया है, तो मई के आखिर में 30,000 लोग होंगे, जून के आखिर में 60,000, और अगर इस दौरान और इजाफा हो गया जो कि टेस्टिंग आप कर नहीं रहे, तो नतीजा क्या निकलेगा कि 1 लाख लोग आपके हो सकता है हर महीने बीमार होना। मैं तारिक पिरजादा साहब ये जानना चाह रहा हूँ, लॉकडाउन से 10 लाख इदारे बंद होंगे, 7 करोड़ अफराद गुर्बत का शिकार हो जाएंगे, असद उमर साहब ये फरमा रहे हैं। अब मैं आता हूँ जरा इस तरफ जो आप बात कर रहे हैं, ये बड़ी अहम बात है। देखिए मैं शुरू दिन से इस बात से जरा सा परेशान हूं। आप मुसलसल ये कह रहे हैं कि गुर्बत से लोग मर जाएंगे, गुर्बत से ये हो जाएगा। अभी मुल्क के अंदर इतनी बुरी सूरत हाल नहीं हुई कि लोग गुर्बत से मरना शुरू हो जाएं। आप इस मौके का फायदा उठाकर टेस्टिंग के दामन को फैला दें और उसमें रुपया ज्यादा खर्च कर दें, चाहे कर्ज लेकर करें या अपने वसाइल से करें। और मेरा तो ख्याल है अभी कर्ज की बातें करनी बड़ी बेहुदा बातें हैं। ये इतना बड़ा नुकसान अभी मुल्क को नहीं हुआ है कि हम एकदम एक खौफ फैला दें कर्ज का और वसाइल की कमी का। जो इस वक्त मौजूदा वसाइल है उसमें कम से कम टेस्टिंग के मैदान में हम और जगहों से पैसा निकाल कर इसमें डालें, और कम से कम 50,000 से लेकर 1 लाख आदमी आपको टेस्ट करने पड़ेंगे रोजाना। 21 करोड़ की आबादी है, यूनाइटेड स्टेट्स की 60 करोड़ की 33 करोड़ की आबादी का 60% हम लोग हैं। अगर आपने नहीं किया तो मेरी तरफ से आपको पैगाम है कि जो सिंध की हुकूमत मुल्क में इंतशार फैला रही है इस कोरोना का बहाना बनाकर, ये लोग इस वफाक को भी मजीद कमजोर करेंगे और इनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में इस वफाकी हुकूमत को जाना पड़ेगा। ये इस वक्त बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं ये सिंध के जो अंदरूनी सिंध के डाकू हुक्मरान है। राइटली सेड। ब्रिगेड साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, हम एक तरफ जो बहुत सारी बातें हैं, रियलिटीज़ हैं, पूरी दुनिया के साथ हैं, हम कंपैरिजन्स यहाँ पर रन करते हैं। एक तरफ वो ममालिक हैं जो लोगों को लॉकडाउन करके घरों पर बिठाए रखे और उसके बाद हर शहरी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होने की बातें हम सुन रहे हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में एक मखसूस रकम वहाँ पर जा रही है। हम अभी तारिक पिरजादा साहब फरमा रहे थे कि कर्ज लेकर या अपने वसाइल से हमने यहाँ टेस्टिंग करनी है, उसके लिए हमारे पास वसाइल नहीं है। और अवाम जो पिसी हुई अवाम है, जहाँ पर 7 करोड़ अफराद कुछ बहुत बड़ा फिगर है जो असद उमर साहब फरमा रहे हैं कि इस क्राइसिस की वजह से वो खताए गुर्बत से नीचे चले जाएंगे, और हम फिर बैठकर अपील करते हैं अवाम पैसा दो हमें। देखें अरसलान, बड़ी सिंपल कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मेरा सवाल ब्रिगेड साहब से था। तारिक पिरजादा साहब आपकी बात आ गई सर, उस लकीर से नीचे आपकी बात आ गई। मेरा सवाल ब्रिगेड साहब से था। बात किसके नतीजे में गए हैं अभी वो वक्त नहीं आया है। जी ठीक है ब्रिगेड साहब जी। अच्छा देखें अरसलान, देखें जो असद उमर कह रहे हैं उनको पहले ये सोचना चाहिए कि देन अगर वो ये सोच रहे हैं तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन। आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, आपकी 1 प्रॉन्ग 2 प्रॉन्ग 3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहली बात यह कि अभी भी आपने तकरीबन $8 बिलियन तकसीम कर रहे हैं जो लोगों में, गरीब लोगों में। दिस इज़ नॉट द आंसर।
आंसर ये है कि आप पहले ये देखें 4-5-6 अरब रुपए, सिर्फ 5-6 अरब रुपए में अगर आप सबकी टेस्टिंग कर लेते हैं एंड यू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ कोरोना डिजीज स्प्रेड ऑफ इन पाकिस्तान के अंदर, आप उनको आइसोलेट कर दें, बाकियों को तो काम करने दें। द इशू इज पूरे दुनिया को लॉकडाउन कर दें, पूरे पाकिस्तान का लॉकडाउन कर लें, हर एक जो बीमार नहीं है ठीक है उसको भी पकड़ ले, इकोनॉमी कहाँ जाएगी? कैन यू अफोर्ड? क्या आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी इतनी है कि इतना नुकसान उठाने के लिए? फॉर गॉड सेक दे हैव टू मेक अ स्ट्रेटजी कि हमने क्या करना है, टेस्टिंग कैसे करनी है, आइसोलेट कैसे करना है, उनका इलाज कैसे करना है, और हमने इकोनॉमी को चलाना कैसे और लॉकडाउन खोलना कैसे है। आप स्ट्रिक्ट मेजर्स लें, मास्क, नोबडी विल गेट आउट फ्रॉम द हाउस विदाउट, पुलिस को कहें सख्ती से उनको पकड़ें, सख्ती करें, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। बैंकों के ऊपर आप देखें, मैं अभी किस तरह लोग गालियां दे रहे हैं। मैं अभी बैंक गया था, 20 लोगों की वहाँ बैंक के आगे लाइन लगी हुई है, सब जुड़े खड़े हुए हैं, ठीक है, कोई उनका बेचारे वो धूप में खड़े हुए हैं, वो एवरीबडी अब्यूजिंग द बैंकर, बैंक्स को भी, स्टेट बैंक को भी, ये पॉलिसी स्टेट बैंक को चाहिए, बैंकों को बताएं अगर आपने यही करना है, बाहर खड़े करना है, देन मेक अ शेड फॉर देम। कितना बैंक को टाइम लगता है करने के लिए, कितना डिस्टेंस, उनको एक दायरा बना दें जिसमें खड़ा करना है, सैनिटाइज़र रख लें, सिर्फ गन आपने टेस्टिंग रखी हुई है टेम्परेचर की, बाकी कोई चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें इंश्योर करने की हैं ये प्रोविंशियल लेवल और स्टेट बैंक और रेगुलेटर, आपके जो रेगुलेटर्स हैं एंड फेडरल गवर्नमेंट। ये हम क्यों नहीं करते? आपने पूरी दुनिया का काम बंद कर दिया, तो इकॉनमी तो तबाह होनी है। 7 करोड़ लोगों ने क्यों नहीं गुर्बत की लाइन से नीचे जाना है जब आप बंद ही कर दिए सब कुछ? तो जहाँ पर थोड़ा बहुत है वहाँ ज़रूर करें, लेकिन टेस्ट ज़रूर करें। वी शुड नो एग्जैक्टली कि पाकिस्तान में 2 लाख लोगों को कोरोना की प्रॉब्लम है, ताकि उनका हम हल निकाल लें। बाकियों को तो करने दे काम आपने बिजनेस, छोटे रिटेलर्स जो हैं जो डेली बेसिस पे, अब आप बताएं ईद के दिन आ रहे हैं, सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, और बेचारा जो गरीब शॉपकीपर है ईद में कमाता है, वो अब पूरे साल की जो कमाई 6 महीने की कर लेता है ईद के अंदर, वो क्या करेगा? किधर जाएगा? कौन उसको फीड करेगा? फिर वो आपके पास पैसे हैं इतने? तो दीज आर द इशूज जो हमें करने की ज़रूरत है, और ये डूएबल है। इट इज़ नॉट के नॉट, द ओनली थिंग इज कि आपके MNAs, आपके MPs, आपके मिनिस्टर्स कोई काम नहीं करते हैं सवाए ब्लेम, काउंटर ब्लेम, एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन। दिस इज़ नॉट द वे करने के लिए। खुदा के लिए हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसको समझें। अगर हमारे जो है हेल्थ मिनिस्टर हैं, उसके बाद आपके जो ये आपके नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर के असद उमर साहब हैं, दे हैव टू फॉर्मुलेट, बैठ के वहाँ ये पॉलिसी डिसीजन करें एंड पास ऑन। और ये नहीं कहेंगे 7 करोड़ चलेंगे, आपने उनको फिर बचाने के लिए हल क्या निकाला है? डिड यू गिव द आंसर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि आप क्या कर रहे हैं? 7 करोड़ को कैसे आपने अभी से लॉकडाउन निकाला है, कारोबार में लगाने हैं, डेली वेजेस के लोग हैं, मजदूर हैं, 40% लोगों ने उनको बेचारों को निकाल दिया घरों से, इसलिए कि जब आपने ऑफिस बंद कर लिए, दुकानें बंद कर ली, सब कुछ बंद कर ली, तो वो कहाँ से तनख्वाहें देंगे? दीज आर द थिंग जो हमें करने की ज़रूरत है, और ये कोई मुश्किल नहीं है। हमें सिर्फ इसको प्लान करने हैं, और फिर रिकवरी भी पाकिस्तान में ज़्यादा है इसलिए कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। देयर आर सो मेनी अदर रीजन के भी हमारे आम नज़ला ज़ुकाम में को परवाह भी नहीं हमारे लोग करते हैं। ये चीज़ें हम अगर समझ लें, एवरीबडी प्रोविंस वांट कि जी हमारा डेथ रेट कम रहे, हमारे कोरोना के केसेस कम हो, दिस इज़ नॉट द आंसर। ठीक है ब्रिगेड साहब, पंजाब के 30,000 डिक्लेयर हो जाते हैं। अगर मैं एक बात बता दूं, अगर 1,000 एक दिन में होता है और 1 महीने के बाद 30 होंगे, अगली दफ़ा वो 5,000 होंगे एक दिन में, बिल्कुल सही, 10,000 होंगे। सो नाउ इज द टाइम टू डू इट। राइटली सर जी। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर इस पर हम मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। इफ्तिखार शराज साहब, जो एक बहुत आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए थी वो ये कि सियासत ना होती इस सारे मामले पर, और तमाम सियासी जमातें मिल बैठती, क्राइसिस को हम डील करते। ये वो आइडियल सिचुएशन है जिसका हम सिर्फ मेरे ख्याल से ख्याल कर सकते हैं। और ब्लेम मैं सिर्फ इस गवर्नमेंट पे नहीं करूँगा, ना माजी में कभी ऐसा कुछ हुआ कि हम कहें कि तमाम तर जमातें शायद बिल्कुल एक पेज पर आ गई हों, अगर आई तो बहुत महदूद अरसे के लिए और फिर अपनी अपनी सियासत की।
आज भी हम ये चीज़ नहीं देख पा रहे। और इस सारी बात को कि तमाम अपोजिशन की जमातें और हुकूमत एक पेज पर हो, ये एक और बात है। इस वक्त देखा जाए तो अमली तौर पर अगर 3 सूबे हैं तो 2 सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। बलूचिस्तान की बात करें तो एक तरह से बैक्ड बाय PTI गवर्नमेंट है, और एक सिंध में एक और जमात की हुकूमत है। लेकिन हमें ये जो सूबाई हुकूमतें हैं ये भी विफाक के साथ ऑन बोर्ड पूरी तरह नज़र नहीं आई। और इनफैक्ट जो इमरान खान साहब का हालिया स्टेटमेंट था कि घबरा कर एलीट ने लॉकडाउन कर दिया, फिर बिलावल साहब को मजबूरन, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे लिए हमने बहुत अप्रिशिएट की थी इन द बिगिनिंग, जब उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं और सियासत नहीं अभी करनी, लेकिन अब वो भी जवाब दे रहे हैं, वो भी विफाक को ताने दे रहे हैं। ये सूरत हाल हमें कहीं और भी दुनिया में नज़र आती है इस तरह से होती हुई? मेरा नहीं ख्याल कहीं नज़र आती है। ये सिर्फ पाकिस्तान ही है जहां पर हम ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो इसका जिम्मेदार आप कैसे ठहराएंगे? अरसलान, बात शेख रशीद साहब की ज़बान में कि जिस तरह की आप गमलों में नर्सरियाँ जो बीज बोएंगे उसी तरह के दरख्त पैदा होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खजूर का बीज बोएं और उससे आम पैदा हो। तो जाहिर सी बात है, इस वक्त आपके मुल्क के अंदर जो सियासी अशराफिया है ये पिछले 3-4 दहाइयों की प्रोडक्ट है, और जिस तरह के लोगों को आप मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम में लेके आए हैं, तो वो ऐसे लोग हैं कि जिनका एक तो अवाम के साथ उस तरह का ना तो कोई राब्ता है, ना वो पॉलिटिकली इतने ज़्यादा ग्रूम्ड हैं, ना उनकी सियासी तरबियत हुई है, और ना ही नेशनल इश्यूज़ के बारे में उनकी कोई बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, और ना ही उनको क्राइसिस मैनेजमेंट का कोई ढंग आता है। तो जब ये सारी चीज़ें इस मुल्क के सियासतदान लैग कर रहे होंगे तो फिर आप इनसे किसी संजीदा अमल की कैसे तवक्को रख सकते हैं? तो मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि हमारे यहाँ हुक्मरान की आदत वो है, हमारे यहाँ सियासी अशराफिया वो है कि जो बहरहाल तरबियत भी जिनकी अंदाज में नहीं हो सकी, और जिनका विजडम और एबिलिटी के ऊपर भी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। यही वजह है कि जब भी कोई क्राइसिस आते हैं तो बजाय उस क्राइसिस को मैनेज करने के और फिर उसको बेहतर अंदाज में हल करने के, आपस में दस्तों गरेबां हो जाते हैं, और कई औकात तो हमें लगता है कि बड़े अनटाइमली इश्यूज को रेज कर दिया जाता है। जैसे कि आजकल आप देखें 18वीं तरमीम का शोर मचा हुआ है। अब 18वीं तरमीम ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी कि ऐसे में कि जब पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी पेंडेमिक से लड़ रही है, हर मुल्क के अंदर हर रोज सैकड़ों हजारों लाशें गिर रही हैं, पूरी दुनिया परेशान है, ऑयल प्राइसेस कहाँ नीचे आ गई, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है हर तरफ, और कहीं इमदादी पैकेजेस आ रहे हैं, कहीं करोड़ों की शक्ल में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और हमारे यहाँ डिस्कशन ये हो रही है कि 18वीं तरमीम को क्या बाकी रहना चाहिए या इसको खत्म कर देना चाहिए। खत्म कर देना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? एक उसके दिफा के लिए आगे खड़ा हो जाता है, दूसरा उसको खत्म करने के लिए दरपे है। शराज साहब, आप नहीं समझते कि ये सिचुएशन में जो बात, अगर इन तमाम तर डॉट्स को अगर हम लिंक करें, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जो मेरा सवाल था आपसे, जब हम सूबों की आपस में बात कर रहे हैं ऑपोजिशन जमातों की, तो 18वीं तरमीम तो ज़ेरे बहस आएगी। ये इट इज़ द राइट टाइम टू डिस्कस इट। आप समझते हैं कि ये दुरुस्त वक्त है या ये नई ज़ेरे बहस आनी चाहिए आपकी नज़र में? अरसलान, मैं ये जानना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पे इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि एक आपने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है, उस कमेटी के अंदर आपके तमाम फेडरेशन के जो यूनिट्स हैं उसका हिस्सा हैं गोया के, और वो यूनिट सारे कहते भी हैं कि जो कॉन्सेंसस के साथ आप डिसीजन लेना चाहेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और आज भी इस मुल्क के अंदर जो 9 मई तक एक लॉकडाउन चल रहा है ये उसी कमेटी की प्रोडक्ट है, उसी में फैसला हुआ है ना। तो मैं समझता हूं कि जब फैसले लेने में और उनको ऊपर एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो मैं नहीं समझता कि इस मौके के ऊपर आप वो इस तरह का सवाल उठाएं कि क्या ये तरमीम रहनी चाहिए, इसको खत्म होना चाहिए। बाकी रह के मामला ये कि अगर आपको कहीं इंतजामी मामलात में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको आइडेंटिफाई तो करें। आप ऐसा क्या सूबों में करना चाहते हैं कि जो सूबे आपकी बात नहीं मानते? मैं शराज साहब आगे बढ़ते हुए मैं जरा तारिक इजाज़त साहब की तरफ टॉस करूंगा इसको। बनती है कि नहीं बनती? बिल्कुल, मैं आपने जो बात कही, मैं चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं, मैं वो बता देता हूं। बिल्कुल तारिक पीरजादा साहब से मेरा सवाल होगा। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं कि सूबाई हुकूमत का इख्तियार इसी हद तक है जो आइन देता है। सूबाई हुकूमतों ने कारोबारी मसरूफियात रोक दी, सूबों को ऐसा कारोबार रोकने का कोई इख्तियार नहीं जो मरकज़ को टैक्स देते हैं। विफाकी मामलात के हवाले से शेड्यूल 4 को देख लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लिमिटेड कंपनीज, हाईवेज और टैक्स के मामलात विफाकी हैं। ये सर सुप्रीम कोर्ट कह रही है।
मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, और शेड्यूल 4 की भी वो बात कर रहे हैं, और बहुत जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब ये बात कर रहे हैं कि कैसे सूबों ने कारोबार रोक दिया या मामलात रोक दिए वो विफाक की मर्जी के बगैर, जो विफाक को टैक्स देते हैं। फिर क्यों ना सर 18वीं तरमीम की बात की जाए, क्यों ना उसको ज़ेरे बहस लाया जाए? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। पहली बात, मैं 18वीं तरमीम के ऊपर आ जाता हूं। जिन लोगों ने, ये पीपल्स पार्टी नून लीग ने ये तरमीम पास की थी, इन लोगों ने कभी खौफ खुदा नहीं किया। इन्होंने मरकज को तबाह करके रख दिया है। इस वक्त 43% रुपया मरकज के पास टैक्सों से बचता है, 57% सूबे ले जाते हैं। तो एक काम तो फौरी तौर पर, अगर चूंकि तरमीम में तरमीम नहीं हो सकती एकदम, और चूंकि पार्टियां सारी मुल्क के मफाद पर मुत्तफिक नहीं है, तो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करना चाहिए वफाकी हुकूमत को, और कहना चाहिए जी कि एक मखसूस रकम हर सूबे को कोरोना के सिलसिले में मुख्तस करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर इस तरमीम को आप गैर कानूनी करार देकर इसको खत्म करें, और जो इसकी पुरानी रकम की तकसीम थी आइन के तहत, उसको फिर आर्जी तौर पर बहाल करें। क्योंकि ये अगर इंतजाम फौरी तौर पर नहीं होता तो मरकज के पास रुपया नहीं है। ये जो सिंधी अंदरूनी सिंध के ये डाकू सियासतदान पीपल पार्टी वाले चीखे मार रहे हैं कि वफाक पैसे दे, मुझे कोई हमदर्दी नहीं है इमरान से, लेकिन वफाक कहां से पैसे दे? 43% पैसे हैं जिसमें से सूद और उसे क्या कहते हैं। मैं गुजार साहब गुजारिश करूंगा इतनी जनरलाइज स्टेटमेंट ना दिया करें। मेरा दिल दुखता है, सिंध के पूरे सियासतदान और सबको डाकू कह देना क्यों ना कहें सर प्लीज। जी क्या कह रहे? नहीं, मैंने कहा आप इतनी जनरलाइज स्टेटमेंट ना दिया करें, कुछ सियासतदान और कुछ डाकून में कह दें तो। अंदरूनी सिंध के डाकू सियासतदान, ये तो कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है, बड़ा खास स्टेटमेंट है, और वो पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा है मेरा। एक बात। दूसरी बात यह है कि सारी दुनिया के डॉक्टर इस वक्त मुत्तफिक हैं कि सितंबर के करीब एक दूसरा हमला कोरोना का होगा। ये वबा अभी जा नहीं रही है, वैक्सीन ईजाद नहीं हुई है। ईजाद भी वैक्सीन हो जाए तो वैक्सीन के 8 अरब लोगों तक पहुंचते पहुंचते या पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते कई साल और लगेंगे। तो ये 2 साल तक तो कम से कम 2.5 साल तक ये बीमारी बड़ी शिद्दत के साथ आपके साथ है। लिहाजा आपने एक काम जरूर करना है। मसलन बैंक अगर अपने आप को खोलना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं और लाइन लंबी है, तो ये बैंकों की जिम्मेदारी है, किराना स्टोर की जिम्मेदारी है। और यहां कानून के निफाज का मसला आता है, पुलिस वालों को लगाया जाए, रजाकारों जिसको भी लगाया जाए, एफसी के लोगों को उधार लेकर लगाया जाए, कि हर जगह, और जहां गार्ड इनके पास मौजूद हैं बैंकों और दूसरे अदारों के पास, वहां उनको कहा जाए कि लोगों के दरमियान फासला रखें, और जो अदारा ये काम ना करे उसको जरूर बंद करें। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो मेरी तरफ से नहीं, ये दुनिया भर के डॉक्टरों की राय है, मैं सिर्फ उसको नकल कर रहा हूं आपके लिए, मैं माहिर नहीं हूं, डॉक्टर नहीं हूं। तजिया ये है कि जो जर्मनी में हुआ है कि अभी जरा सी उन्होंने रियायत दी और दोबारा वो उसमें बड़ी तेजी से कोरोना में इजाफा हुआ, हालांकि जर्मनी बड़ा कामयाब जा रहा था। तो आपने वो करना है जो जनूबी कोरिया ने किया है और बड़े बरवक्त किया है। आपने पहले भी 1.5-2 महीने जाया कर दिए, ये वो 2 महीने हैं जो ट्रंप ने जाया किए, और 70,000 लाशों का ढेर लग गया यूनाइटेड स्टेट्स में। इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन ने यही हरकत की थी, 28,000 लोगों की लाशों का ढेर लग गया है। पाकिस्तान में लाशों के ढेर से डरें और मुल्क की फिक्र करें, क्योंकि अगर आपने देर कर दी तो आप इस पर काबू पा ही नहीं सकेंगे। हम बड़े गैर मुनज़्ज़म और गैर उसे क्या कहते हैं, तैयारी के बगैर एक मुआशरा है जो। ठीक है तारिक मिजाज साहब, आपकी राय आ गई। मैं तीनों मेहमानों से जरा ये जो 18वीं तरमीम का मामला है, मैं चाहूंगा मैं तीनों मौजूद मेहमानों की राय उस पर ले सकूं। स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिगेड साहब, आप क्या समझते हैं कि एक तो सर ये क्या 18वीं तरमीम एक ऐसा चीज़ है जिसको आप बिल्कुल नहीं छू सकते, ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि खबरदार सोचिएगा भी नहीं, इस पर बात भी नहीं होगी, और किसी भी हद तक जाएंगे अगर इसको डिस्कस भी किया। क्या ये वाकई एक ऐसी चीज़ है जिस पर बिल्कुल बात ही नहीं होनी चाहिए, या गुंजाइश है आज नहीं तो कल या इस क्राइसिस से निकलने के बाद किसी स्टेज पे ज़रा बहस हो जाए दोबारा से 18वीं तरमीम पर, दोबारा से रिविजिट हो जाए? क्योंकि 18वीं तरमीम की जो असल रूह थी वो तो पीपल्स पार्टी ने निगेट कर दी थी, वो उस तरह से फॉलो ही नहीं हुई थी। उन्हीं के दौर में जब पैरेलल आपने विफाक में भी वो इदारे और वो वजारतें तमाम तर चीज़ें आपने बना दी थी, तो आया मैं नहीं ये कह रहा कि 18वीं तरमीम सही थी या गलत थी, क्या उस पर बहस नहीं होनी चाहिए, और अगर कहीं करेक्शन की जरूरत है तो वो नहीं होनी चाहिए? मैं तीनों मेहमानों की राय उस पर लेना चाहूँगा।
देखें अरसलान, पहली तो बात यह है कि दिस इज़ नॉट द टाइम। आप पहले 2-3 महीने में गेट ओवर बजट भी आ रहा है, आपका कोरोना की प्रॉब्लम भी है, उससे एक पॉलिटिकल बिटरनेस आ जाएगी स्टार्ट में, फिर इट विल अफेक्ट ये पेंडेमिक जो है इसको प्रॉब्लम होगी। तो ये था कि हम गलत मौके पे गलत बात कर देते हैं। अगर 2 महीने के लिए इसको छोड़ दें और उसके बाद जब बजट भी खरीद से निकल जाता है देन ओके, बट 18 अमेंडमेंट को ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। इसमें स्नैक्स हर अमेंडमेंट में कहीं ना कहीं जब आपको नज़र आती है कि उसमें पिटफॉल्स हैं, उसमें गलतियाँ हैं, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, वो ज़रूर करें। और उसका बेस्ट फोरम जो है वो आपका पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में आके इसको ओपन डिस्कशन करें, मेक द अदर पार्टीज गेट कन्विंस्ड, और उसके बाद आप इसको लेकर आए रेजोल्यूशन। बात यह है कि इसको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इसको चेंज करने की। जो अमेंडमेंट भी इसमें आपने करनी है, यू नीड अ 2/3 मेजॉरिटी। हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 7-8 वोटों में तो खड़ी हुई है। तो इस स्टेज के ऊपर क्या आपने पहले कोई होमवर्क किया कि आपने PMLN के लीडरशिप को या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नहीं, मैं सर मैं तो सिर्फ डिस्कशन की बात की है कि क्या वो ज़ेरे बहस आना चाहिए या नहीं। जरूर डेफिनेटली होना चाहिए, उसको रिवोक होना वो तो अलग बात है, हम उसकी तो डिटेल्स में जाएंगे। जरूर होना चाहिए, जरूर डिस्कशन जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। शिराजी साहब, योर टेक ऑन द मैटर सर। क्या आज या इस क्राइसिस से निकलने के बाद किसी स्टेज पर भी 18वीं तरमीम पर बहस होनी चाहिए? सर मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, वो रिवोक हो या नहीं, मेजॉरिटी वो एक अलग मामला है, लेकिन यहां पर तो कह दिया जाता है, एक जमात बिल्कुल कह देती है कि आप खबरदार इस पर सोचिएगा भी नहीं, बात भी नहीं इस पर हो सकती। नहीं अरसलान, ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है, ये मैन मेड लॉ है और इसके अंदर खामियां और हो सकती हैं, ज़रूर उसको देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह वैक्सीन के बारे में कहा जाता है कि उसके टेस्ट एंड ट्रायल होते हैं, तो 18वीं तरमीम के भी बड़े टेस्ट एंड ट्रायल हो चुके हैं। और जहां जहां फ्लॉज हैं, गोया कि जब कहा गया था कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर, गोया के निचली सतह पर इक़्तिदार की मुंतकिली अगर हुई है नहीं हुई तो उसको देखना चाहिए। इसी तरह अगर जो बहुत सारे इदारे सूबों को मुंतकिल किए गए हैं, क्या सूबे उनको बेहतर अंदाज में संभाल पाए कि नहीं पाए? वरना पड़ोस में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर किसी जमाने में तालीम और सेहत को प्रोविंशियल सब्जेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में वफाक के हवाले हो गए चीजें सारे। इसी तरह जो डेट सर्विसिंग है वो सिर्फ वफाक की जिम्मेदारी नहीं है, गोया के कर्जे पूरे मुल्क के लिए लिए जाए, हुकूमत सिर्फ वफाक की वापस करे, अदा करे, ये हरगिज नहीं हो सकता। इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, इसको भी देखना चाहिए। साथ में अगर जो दिफा है, मेरा ख्याल में ये भी तमाम फेडरेशन के तमाम इकाइयों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इसके अंदर भी तमाम इकाइयों को अपना हिस्सा डालना चाहिए, सिर्फ वफाक का काम नहीं है कि वो दिफा के मामलात को देखे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको देखना चाहिए, लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब की इस बात से बड़ा मुत्तफिक हूं कि इसका टाइम अभी नहीं आया। इस वक्त हमें एक नेशनल हार्मनी की जरूरत है, एक इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है, क्योंकि पेंडेमिक की सूरत हाल है, इसका इंसानी जानों से सिलसिला जुड़ा हुआ है। अगर हम इसके अंदर इंतशार का शिकार होंगे तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी अमवात हो सकती हैं, इकोनॉमी को बहुत बड़ा नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। तो हमें इस बड़े दुश्मन से पहले लड़ लेना चाहिए, उसके बाद हम सिस्टम को ठीक करने के हवाले से भी एफर्ट कर सकते हैं। और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि 18वीं तरमीम को रिविजिट होना चाहिए। तारिक पिजाद साहब, डेवोल्यूशन ऑफ पावर इतना ही समझ आए अगर आपको कि आप विफाक से इख्तियारात लेकर सूबों को खुद मुख्तार बनाएं और सूबों तक मुंतकिल कर दें, और ये समझ ना आए कि इक़्तिदार का निचली सतह तक मुंतकिल होना, यानी कि जो बल्दियाती निज़ाम है वहाँ तक पहुँचना और उसका इफेक्टिव होना, ये बड़ा दौरा में आ रहा है हमारा। मैं ये तो समझ लूँ कि आप विफाक से इख्तियार लेके सूबे को दे दें, लेकिन बस वहीं पर मैं खामोश हो जाऊँ, उससे आगे की कोई फिक्र ही नहीं रखता, सोच ही नहीं रखता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इन सूबों ने बिल्कुल अभी तक ये नहीं किया है, इनको करना चाहिए था। लेकिन ये बहस जो है इस वक्त कि मजीद डेवोल्यूशन होना या नहीं चाहिए, तो उस रकम का असर तयन होना चाहिए जो इस 57% की शक्ल में आपने सूबों को दी है। और किसी सूबे ने अभी तक बाकायदा तौर पर कोरोना के लिए अलहदा बजट का ऐलान नहीं किया है। आप देखें, अगले 6 महीने या 1 साल को जहन में रखकर इन लोगों ने कोई मनसूबाबंदी नहीं की है कि बुनियादी तौर पर एक बहुत निचली सतह की सूबाई हुकूमतें हैं जो बल्दियाती अंदाज में काम करती हैं, इनके पास कोई सोच नहीं है, इनके पास कोई बड़ा नजरिया नहीं है, ये सहलियत से खाली हैं। लिहाजा मरकजी हुकूमत को अगर ये 18वीं तरमीम पर राजी नहीं होती हैं पार्टियां, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करना चाहिए, वरना वफाक को खतरा है। लोग बीमारी से परेशान होकर
ये तहरीक बन सकती है और मुल्क के मुफाद को नुकसान पहुंच सकता है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी जो एक क्लैरिटी ऑफ माइंड है जिसकी हम मुसलसल बात करते आ रहे हैं रिगार्डिंग द पॉलिसी मेकिंग, आगे हमने किस तरह से बढ़ना है। शायद वो यकीनन हो हुकूमत के पास, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। अगर आप उसको 2+2 करें तो वो इक्वेशन बन नहीं रही है। सो लेट्स होप के बेहतर तरह से चीज़ें आगे चलें। खुदा करे कि हम इस पेंडेमिक सिचुएशन से निकलें और खुदा ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। इरशान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।